नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी। हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जीडीसी का 2020 वाला जीएस वाला सेक्शन है। बहुत सारे फैक्ट हैं और बहुत ज़्यादा इस 2020 वाला ना कॉन्सेप्चुअल पूछा था। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ चीज़ें काम आने वाली है आप एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ करते रहना है इसको। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला वाला है कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूला करते थे। मराठाओं ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताइए। कौन सा सही है, पहले तो आंसर देख लो कौन सा सही है। आंसर पहला सही है, ठीक है। दूसरा सही क्यों नहीं है, क्योंकि 1761 में सेकंड पानीपत बैटल नहीं हुई थी। कौन सी हुई थी, थर्ड पानीपत बैटल हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं इस पूरे क्वेश्चन का। देखो पहले देखो कि यहाँ पर चौथ क्या है और सरदेशमुखी क्या है, कितना कितना परसेंट लिया जाता था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2 बार पूछा गया है और हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। मराठा, हाँ चौथ क्या है, चौथ क्या है, कर का ही रूप है। कितना लिया जाता था, 25% का, मतलब 1/4 का। हमारे पास में 100 रुपये हैं तो 25 रुपये हमें किसको देने पड़ेंगे, मराठाओं को। अब चौथ क्यों होता क्या था, मुगल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते थे मराठा। मुगल कमज़ोर हो गए थे। अब मराठाओं ने क्या, मराठा राइजिंग पावर थे उस समय के। ऐसा कहा जाता है मराठाओं के बारे में कि अगर मराठा और निज़ाम और मैसूर अगर मिल के काम करते तो अंग्रेज़ कब तक के भाग गए होते। मराठा इतने पावरफुल थे, ठीक है। हालांकि मराठाओं में कुछ कमियां थी, वो अलग बात है, लेकिन अभी ये काम की चीज़ है कि चौथ कितना था, एक 1/4। और मराठा किससे लेते थे, मुगलों से लेते थे, पहली बात तो। सर देशमुखी में कितना लिया जाता था, सर देशमुखी, इसमें कितना टैक्स लिया जाता था बताओ, 1/10। ये फसल पे कर लेते थे मराठा अपने लोगों से। दोनों समझ आ गया कि चौथ क्या है और सर देशमुखी क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं तीनों पानीपत बैटल की, कब कब हुआ, पूछा गया है भाई। फर्स्ट पानीपत बैटल की डेट कब है, 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी के, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, याद रखना। सेकंड पानीपत बैटल कब हुई, 1556 में। मानसिंह था, ठीक है, अकबर था। और उसके बाद में थर्ड पानीपत बैटल कब हुई, 1761 में। तो सेकंड पानीपत बैटल में कौन कौन था, मानसिंह, अकबर। अकबर की तरफ से कौन था, मानसिंह था, ठीक है। उसके बाद में इब्राहिम लोदी से ही हुई है मेरे ख्याल से। और 1761 में कौन था, मराठा वर्सेस अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली। इसके अब्दाली को क्या बोलते थे, दुर्रानी भी बोलते थे। अब्दाली को क्या बोलते थे, दुर्रानी भी बोलते थे, दुर्रानी, ठीक है। उसके बाद एक और बैटल है, कौन सी, 1576 की, हल्दी घाटी की। इसमें अकबर था और कौन था, हेमू था। अकबर की तरफ से सर चंगेज, हाँ, जिनके सेना, हाँ, वो रहे, सेनापति रहे चंगेज खान, वो थे। चंगेज खान नहीं, बैरम खान, बैरम खान और ये आपका हेमू। वो बैटल का आज तक भी बताते हैं कि भाई एक हारा या फिर जीते, बहुत विवाद का विषय है। बहुत सारे लोग इंडियन हिस्टोरियन कहते हैं कि वो जीते थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जीते, लेकिन वो नहीं है। हमें क्या करना है, 1556 में कौन सी बैटल हुई थी, हल्दी घाटी की। तो 4 वॉर याद रखनी है। 1526 में फर्स्ट पानीपत बैटल हुई, 1556 में द्वितीय हुई, तृतीय 1761 में हुई और 1576 में हल्दी घाटी हुई, ठीक है। 4 वॉरों के बारे में याद रखिएगा और सर देशमुखी और चौथ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं। ओके, क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण, मोन्यूमेंट, जो आज हम देखते हैं ना, हमारी जो हेरिटेज विरासत है, सांची के स्तूप हैं, तिरुपति मंदिर, बालाजी मंदिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब भीम बेटका गुफाएं हैं, सिंधु घाटी के स्थल हैं। ये भाई हमारे क्या है, हेरिटेज ही तो है ना, ताजमहल है, ये क्या है, सब हेरिटेज है। इसको बचाने के लिए एक अंग्रेज गवर्नर था, उसने ये काम अच्छा किया था। उसका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। क्या था, लॉर्ड कर्जन। और ये एक्ट कब आया, ये एक्ट आया 1904 में। अब बाकी लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बंगाल विभाजन के समय में यही कौन था, यही गवर्नर था। बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। तो उसके समय पे लॉर्ड कर्जन क्या था, गवर्नर था, याद रखना इस चीज़ को। लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार कब आए, मुझे बताओ, कब आए मार्ले मिंटो सुधार, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं। 1909 में आए थे मार्ले मिंटो सुधार। इससे क्या हुआ था, भारत में
सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया जो मुस्लिम लोग हैं, केवल मुस्लिम लोग ही उनको वोट देंगे और दूसरा कोई लोग वोट नहीं देगा उनको। ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते रहो। देखो 1857 की क्रांति के समय 57 की क्रांति के समय इंडिया का जीजीआई था ये, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्रांति हो गई खत्म 1858 में। अब रानी ने क्या बोला? भाई क्राउन का शासन आ गया, मतलब रानी का शासन आ गया। रानी ने बोला कि भाई अब कोई भारत का जीजीआई नहीं होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होगा, क्या होगा? अब होगा वॉइसरॉय। कहने का मतलब है कि जो जीजीआई क्या है? पोस्ट का नाम है, पोस्ट का नाम चेंज कर दिया है। जीजीआई से क्या करती है? वॉइसरॉय। अब एक आदमी, आप मुझे बताओ, क्रांति के समय वही आदमी क्या था? जीजीआई था। उसके बाद भी वो रहा 1-2 साल तक, 1862 तक रहा है कैनिंग। तो लास्ट जीजीआई कौन होगा? इंडिया का जीजीआई लास्ट कौन है? कैनिंग है। और फर्स्ट वॉइसरॉय भी यही होगा ना, क्योंकि यही था ना उस समय। फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया भी कौन होगा? यही होगा। ठीक है। तो कैनिंग के बारे में 2 पॉइंट तो ये है। तीसरा पॉइंट, कैनिंग ने और क्या करा है? इनके समय पर ही क्या हुआ है भाई? बंगाल, कैलकाटा और मद्रास, सॉरी बंगाल नहीं है, बॉम्बे है भाई, वो बॉम्बे। 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी इन्हीं के समय पे, याद रखना। ठीक है, 3 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। 1857 क्रांति के समय जीजी कौन थे? यही थे। पहले लास्ट वॉइसरॉय और लास्ट जीजीआई कौन है? यही है। फर्स्ट वॉइसरॉय कौन है? यही है, कैनिंग है। और इन्होंने ही बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है भाई। चलो उसके बाद में लॉर्ड रिपन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड रिपन कौन है? ये फादर हैं किसके? फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो पंचायती राज सिस्टम देखते हो ना आज इंडिया में, इनकी देन है वो। ये फादर है इसके, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के कौन है? फादर हैं लॉर्ड रिपन। इनके समय पर ही फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में। तीसरा पॉइंट इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। कौन लेके आया था? लॉर्ड लिटन लेके आए थे। लेकिन इस पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है होता है कि भाई देसी जो पत्रिकाएं होती, समाचार पत्र होते हैं, उस पर क्या करते, प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? लिटन ने। फेमस एक्ट था। कौन लेके आया था? लॉर्ड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। पहले तो डेट याद रखना। कौन लाया? लॉर्ड लिटन लाए थे। इस पर प्रतिबंध किसने हटाया था? लॉर्ड रिपन ने हटाया था। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में लॉर्ड रिपन के बारे में और क्या है? हाँ, इन्हीं के समय पे, लॉर्ड रिपन के समय पे क्या हुआ? 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन, ये आपका रिवाइज हो रहा है, सब पढ़ा रखा है मैंने प्लेलिस्ट में, जाके चेक करना। 1882 में क्या हुआ? हंटर एजुकेशन कमीशन आया। ठीक है। एक और बात, अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, इस प्रतिबंध तो इसने हटा लिया रिपन ने, लेकिन भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन कहा जाता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडियन प्रेस लिबरेटर। किसको कहते हैं? चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं भाई, चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। और ये वही मैटकॉफ है जिसने भारत के छोटे छोटे प्रांतों को लघु गणराज्य बोला था, सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, वही ये चार्ल्स मैटकॉफ है भाई साहब। ठीक है, इतने सारे पॉइंट हैं, प्लीज याद रखना, बहुत काम के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में संविधान, ये क्या है? मैच करवा रहा है भाई, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स देते हैं। बताओ, राइट टू इक्वलिटी सुमेलित नहीं है। एक पूछ रहा है गलत कौन सा है? ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सही नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। ये भी सही है, ये भी सही है। अब मैं ना आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ 1 मिनट में, जल्दी से।
मैंने पढ़ा है FR। हाँ, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? भाग 3 में, पार्ट 3 में है मेंशन, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। यही कहानी है ना फंडामेंटल राइट्स की, USA से लिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, ऐसे कैसे याद करना है। एक ट्रिक होती है FR सेसर, वहाँ भी बताया था मैंने क्लास के टाइम पे, FR CE और CR। ई का मतलब क्या है यहाँ पे? इक्वलिटी। कहाँ से कहाँ तक आएगा? 14 से 18 तक। पहले समझो, मैं बताऊंगा 12 और 13 में क्या है। फिर F का मतलब क्या है? फ्रीडम। ये कहाँ से कहाँ तक है? 19 से लेके 22 तक। ई, ये वाली ई का मतलब क्या है? एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक है। आर का मतलब क्या है यहाँ पे? रिलीजियस फ्रीडम। ये कहाँ से कहाँ तक है? 23 से लेके और 25 से लेके और 28 तक। सीई का मतलब क्या है? कल्चरल एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज जो करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? 29 से लेके और 30 तक। सीआर का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। ये कहाँ से कहाँ तक है आपका? आर्टिकल 32। अब आप 2-3 गड़बड़ियाँ आपने पाई होंगी इस ट्रिक में। पहले ट्रिक याद रख लो, FR सेसर। पहली ई का मतलब इक्वेलिटी 14 से 18, एफ का मतलब फ्रीडम 19 से 22, ई का मतलब एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, आर का मतलब रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28, CE का मतलब कल्चरल एजुकेशन 29 से 30। ठीक है। उसके बाद CR का मतलब 32। अब आपने ये कहेंगे कि आर्टिकल 12 कहाँ गया, आर्टिकल 13 कहाँ गया और आर्टिकल 31 कहाँ गया? तो भाई आर्टिकल 31 तो डिलीट कर दिया था, ये तो वहाँ चला गया। ठीक है, ये तो मेंशन नहीं करना है। आर्टिकल 32 में क्या है? ये राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा कि राज्य में क्या क्या आता है, प्लीज ये जानते रहिएगा। आर्टिकल 13 क्या है? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू। कल भी पढ़ाया था मैंने आपको कि जनहित याचिका क्या होती है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तीनों कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बताए थे आपको पिछली वाली GDC की GS के पेपर में। तो 12 और 13 का आर्टिकल पता चल गया आपको? ठीक है, चलो इतना ही काफ़ी यहाँ के लिए, रिवीजन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 मैच कराओ। ये क्या है? माइंस है। किसकी माइंस है? आयरन ओर की माइंस है, आयरन ओर की माइंस है, याद रखना। तो बेलाडीला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चिकमंगलूर कहाँ है? कर्नाटका में, सही बात है। मयूरभंज कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। सिंहभूमि कहाँ पड़ता है? झारखंड में। बेलाडीला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, बेलाडीला होगा। और जान लो, बालाघाट कहाँ पड़ता है? बालाघाट कहाँ पड़ता है? MP में। MP में क्या पड़ता है? बालाघाट माइंस पड़ते हैं, बालाघाट। ठीक है, MP में पड़ता है बालाघाट। उसके बाद खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5वां, मौलिक अधिकारों को देखो, फिर से आ गया, FR से फिर से आ गया ना। क्या कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। नीचे ऑप्शन बताने कौन से पहला सही, दूसरा सही है, फिर दोनों सही है। अभी समझो या दोनों सही है? आंसर क्या होगा? दोनों सही। अब समझो, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आगे चीजें ना परेशान नहीं करेंगी कभी भी मौलिक अधिकार से। देखो, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज हैं, ABCDEFG। तो आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की? 7 प्रकार की फ्रीडम थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(e), आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 19(1)(g। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। याद रखना कितने प्रकार की, मैंने लिखा, काम की है, इसीलिए तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। पहले में किसकी स्वतंत्रता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भाई। पहले आर्टिकल 19(1)(b) में क्या है?
शांतिपूर्ण सभा करने की। अभी मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछूंगा, यहाँ से ध्यान से सुनना। शांतिपूर्ण सभा की, शांतिपूर्ण सभा। आर्टिकल 19C में क्या है? संघ या संगठन बनाने की, संघ या संगठन बनाने की। डी में क्या है? आबाद संचरण, फ्री घूमने की, यार इंडिया में कहीं घूमो, आबाद संचरण। और ये पता होने चाहिए अपने आप को, अपने मूल अधिकार। आर्टिकल 19E में क्या है? निवास करने की, हम कहीं भी निवास कर सकते हैं इंडिया में, निवास करने की कोई रोक टोक नहीं है। एफ में क्या है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जी में क्या है? व्यवसाय करने का अधिकार, जो अभी पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, ये थी। अब देखो, अब आपको आर्टिकल 31 और ये कैसे कटेगा वो समझ आ जाएगा। क्या हुआ? आर्टिकल 44 सॉरी 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 से क्या हुआ? ठीक है, अब क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से क्या हुआ? क्या हुआ कि भाई जो संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार इसको क्या कर दिया गया? इसको काट दिया गया। कहाँ से? मौलिक अधिकारों से काट दिया गया। ठीक है, मतलब भाग 3 से इसको निकाल दिया गया। और संपत्ति का अधिकार कहाँ था? आर्टिकल 31 में था, तो यहाँ से तो इसको निकाल दिया। जब आर्टिकल 31 यहाँ है और 19F में था, तो सीधी सी बात है ये भी कट गया, 2 आर्टिकल कट गए। अच्छा, फिर इसको कहाँ डाला गया? इसके लिए कोई क्लॉज भी तो होगा। आर्टिकल नया लाया गया 300A में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अब क्या हुआ भाई? मौलिक अधिकार से तो हट गया, अब क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार कैसे बन गया? कानूनी और संवैधानिक अधिकार। अब लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। ये इतना तामझाम ना समझाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे इतना समझाना पड़ा है। तो आप पहले इन्होंने 6 प्रकार की स्वतंत्रता याद रखनी है, और S31 कैसे कटा, 19(1)F कैसे कटा, और आर्टिकल 300A कैसे आया, वो अब क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, अब कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। प्लीज आप ये भी याद रखें। ठीक है, चलो एक और चीज है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप बताओ कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अधिकार में है? प्रेस क्या होती है? बोलना, विचार करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना। और कौन से आर्टिकल में है बताओ? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A के क्लॉज ए में है। तो आंसर कौन सा होगा इसका? ये वाला आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक कॉन्सेप्ट है, पहले तो इसका आंसर समझ लो क्या होगा। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा इसका? जस्ट सेकंड भाई, बहुत उल्टा सीधा हो गया, ऊपर नीचे हो गया। कहाँ गया? एक सेकंड। हाँ, अब ठीक है। क्या हुआ? हाँ, एक सेकंड यार, गलत ऊपर नीचे वो हो गया है। ऐसे कर लेना, देखो इसका यहाँ पे ऊपर आ गया है वो कट के। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती नहीं करती? जब ये नहीं करती तो ये गलत होगा और बी सही होगा। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, देखो क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये हुआ आपका पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ठीक है भाई, जो भी नदी पश्चिम की तरफ आती है, पश्चिम की तरफ आती है यहाँ पे भाई, ये भ्रंश घाटियों से होके आती है, इसलिए तेज बहाव होता है, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। कोई भी पश्चिमी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, और पता होना चाहिए ना हमें कि वो नदी किसकी, उसका मुहाना कौन सी तरफ है, जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नदी जब पश्चिमी ओर अपना पानी घेरती है, किसमें? अरब सागर में। यहाँ अरब सागर है ना, अरेबियन सी। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो कोई भी नदी जो अरेबियन सी में अपना पानी डालती है, तो वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि उसका भाव तेज होता है। और जो भी नदी पूर्वी तटी पर अपना पानी डालती है, वे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर डेल्टा का, सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। पहली बात तो ये है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? नहीं आया? ठीक है, अब बात करते हैं। अब नर्मदा नदी देखो 2 विभाजक का काम करती है, पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया और बाकी हिमालयन उसको। तो ये है सतपुड़ा और ये है आपका बिंद, यहाँ से होके गुजरती है नर्मदा नदी, अमरकंटक के प्लेटू से। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, काम का था, समझ गए?
ओके। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती निकलती है। अभी आपको मैंने बताया नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, प्लेटू से, अमरकंटक प्लेटू से, पठार से। ये कहाँ है? एमपी में है। महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा से निकलती है। याद रखना ये चीज, कहाँ से निकलती है? सिहावा से। ताप्ती का पता चल गया, मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित हैं जैसे धुआं। देखो जब पेड़ जड़ से संबंधित है, धुआं किससे होगा? लकड़ी, चिमनी नहीं, आग से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये फिर ये कल्चर के बारे में पूछा गया है। देखो फ्लोरिकल्चर फूलों से है, बी का लगा दो आप। तीसरा, उसके बाद सेरीकल्चर रेशम से होता है, एक्वाकल्चर मछलियों से होता है। ठीक है। और क्या बचा आपका? विटीकल्चर अंगूर से होता है। ये रिवीजन हो गया आपका इससे। बाकी और याद रखना, एपीकल्चर किससे मैच करते हैं, पिसिकल्चर किससे मैच करते हैं। इस बारी तो देखो यहाँ पूछ लिया है ये, एक्वाकल्चर किससे करते हैं, नेक्स्ट पूछ लेगा पिसिकल्चर, वो मछलियों से होता है, एपीकल्चर मधुमक्खियों से होता है। एंट्रोपी, एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, तंत्र की एंट्रोपी घटती है। आंसर क्या होगा? तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। कॉन्सेप्ट समझो, एंट्रोपी क्या है? एक व्यक्ति के पास में 100% ऊर्जा है और उसके पास में 10 चैनल है उसके पास में, उस ऊर्जा को एक्सपेंड करने के लिए, प्रसार करने के लिए अपनी ऊर्जा को। ठीक है। कहीं शेयर मार्केट में अपनी एनर्जी लगा रहा है, कहीं पढ़ाई में लगा रहा है, कहीं जॉब में लगा रहा है, कहीं फैमिली प्लानिंग में लगा रहा है, कहीं और कुछ कर रहा है, कहीं वॉकिंग पे लगा रहा है। तो उसने अपनी क्या करी? सारी एनर्जी बांट दी। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी तो बढ़ी है, लेकिन भाई अंदर से तो वो खाली होगा, मतलब अंदर से वो एनर्जी उसकी खाली हो गई है। तो जितना ज़्यादा किसी भी पर्यावरण की, अभी पर्यावरण के संदर्भ में पूछा है, जिस जिस एरिया के पर्यावरण की एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ेगी उस पर्यावरण का ह्रास होगा। ठीक है। तो अब समझ आया एंट्रोपी का मतलब क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये रीजनिंग का है। 22, 46, 22, 24, देखो 22 और 24 से क्या बन रहा है? 40 बन रहा है, जोड़ के देख लो। 22 और 27 से क्या बन रहा है? 69 बन रहा है। ऐसे ही 38 में से क्या, 38 में क्या जोड़े कि 79 हो जाए, देख लो। 38 में जोड़ के देख लो, 41 क्या हो गया? हाँ ये ठीक है, 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, गैस के बारे में पूछा है। फ्रीऑन जो फ्रिज में डलती, कहाँ से? रेफ्रिजरेंट में मिला दो, इसको मैच कर दो तीसरे से। रॉकेट ईंधन क्या होते हैं? लिक्विड हाइड्रोजन, सही बात है। वाटर गैस, वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अभी यह हिंदी में लिख दिया, नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा H2O। और कई बार क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में कि H2O में क्या कौन कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, गलत मत कर देना। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है। और टाँग का जो शोल्डर होते हैं, जो आजकल जो चिप वो वहाँ लगाते हैं चिप्स पे और इलेक्ट्रॉनिकल सामान में किसी को टच चिपकाने के लिए, ये टिन और लेड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, चैलेंजर गर्त कहाँ पड़ता है आपका? कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक सी में। देखो दो नाम है, एक तो चैलेंजर गर्त है और एक चैलेंजर उभार है। एक तो नीचे गर्त होगा, एक राइज है, दोनों अलग अलग ओशन में मिलते हैं। उभार कहाँ मिलेगा आपका? एटलांटिक में मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। और डीप कहाँ मिलेगा आपका? ये पैसिफिक में मिलेगा। चागोस कटक या चागोस आइलैंड कहाँ मिलेंगे? ये इंडियन ओशन में मिलेंगे। यहाँ पर यूएसए घूम रहा है इनके पीछे कि हमें मिल जाए। ठीक है। उसके बाद क्या बचा? क्या बचा? डॉल्फिन उभार, ये कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा? उत्तरी अटलांटिक में मिलेगा आपको। ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा स्वराज्य पार्टी के गठन से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी से गठन से संबंधित है। इसको क्या बोलते हैं? स्वराज पार्टी कब आई? 1923 में। पहले तो डेट याद रखना। और क्यों आई? कांग्रेस में दो मत बट गए थे, देखो 1919 तक। ठीक है। 1919 में चुनावों की भारत शासित अधिनियम 1919, या इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में। उन्होंने घोषणा करी थी कि अब हम भारत में क्या करवाएंगे? चुनाव करवाएंगे। तो कांग्रेस में कुछ लोग कह रहे थे कि हम नहीं चुनाव लड़ रहे, क्या कह रहे थे? हम नहीं चुनाव लड़ रहे। लेकिन दो लोग ऐसे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के माध्यम से सत्ता में आके हम चीज़ों में रिफॉर्म्स लाएंगे। तो ऐसे दो लोग थे और दो लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है। वो दो लोग कौन है? सुभाष चंद्र बोस थे और कौन थे? सॉरी, सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। तो 2 और 4 समझ आया कि स्वराज पार्टी क्यों आई और किन किन लोगों ने इसकी स्थापना करी है भाई 1923 में। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन ईंधन सेल बाहर निम्नलिखित रसायनों में किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है? हाइड्रोजन का जो फ्यूल होता है, अमोनिया, जल, मीथेन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, भाई जल को करता है, इसीलिए तो सेफ फ्यूल है हाइड्रोजन ईंधन सेल।
क्वेश्चन नंबर क्या है 16। बलवन ने तुर्काने चहलगानी की सदस्य था, कारण क्या है? उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो क्या पहले तो ये देख लो आंसर क्या होगा इसका। हाँ भाई, बलवन तुर्काने चहलगानी का सदस्य था, बिल्कुल था। उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान किया, ये भी सही बात है। जस्ट ए सेकंड। ठीक है, तो किसको डिफाइन कर रहा है? दोनों चीजें सही है, लेकिन व्याख्या थोड़ी ना कर रहा है, ये होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। देखो, तुर्काने चहलगानी, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 40 लोग होते थे। तुर्काने चहलगामी, इसको चालीसा भी बोलते हैं, चालीसा भी इसको बोलते हैं। किसने इसकी स्थापना करी थी? इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना करी थी। इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी या फिर चालीसा की स्थापना करी थी। उसमें बलवन भी एक सदस्य था। ठीक है, बलवन की कौन सी नीति थी? आयरन एंड ब्लड की नीति। इसी ने सजदा और पावोस, हाथ को चूमना और पैर छूना, पैरों में गिरकर हाँ आमीन करना, मतलब तो क्या था? सजदा और पावोस की स्थापना। सजदा का प्रारंभ किसने किया? बलवन ने करा। आयरन एंड ब्लड की नीति किसकी थी? बलवन की ही थी। और तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। और इसमें कितने लोग रहते थे? 40 लोग रहते थे इसमें। ठीक है, ये जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। न्यूजीलैंड में आजकल संसद में हम देखते हैं माओरी जनजाति, हक्का बक्का उनका जो डांस है, माओरी माओरी बहुत न्यूज में रहती है, माओरी ट्राइब। और डांस क्या है इनका? हक्का बक्का, हक्का बक्का डांस जो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय क्यों खिलते हैं? रात में क्यों खिलते हैं? उनमें फूल खिलना, कम तापमान द्वारा नियंत्रित, वे चंद्रमा की दिशाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, सब होते हैं यार वो तो। रेगिस्तानी कीड़े दिन के समय फूलों को खा जाते हैं? नहीं, निकलते नहीं रेगिस्तानी कीड़े दिन में, तो रात में निकलते हैं। रेगिस्तानी कीड़े रात के समय, हाँ ये सही है, ये रात के समय सक्रिय होते हैं। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ को सही व्याख्या करता है? देखो, सेम क्वेश्चन पिछले बारे में पूछा था, मैंने आपको बताया था कि हाँ क्या होता है मुद्रा संकुचन, क्या होता है वैल्यू डिवैल्यूएशन, क्या होता है, मैंने अच्छे से समझाया था। बताओ क्या होगा। देखो, मुद्रा संकुचन इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। इकोनॉमी क्या है? कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। मान लो पहले 4 रुपए में 10 सेब मिलती थी, अब क्या हुआ? संकुचन हो गया, संकुचन हो गया। अब क्या हो रहा है भाई? मुद्रा की वैल्यू घट गई। जब मुद्रा की वैल्यू घटेगी तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना। अब क्या हो रहा है? 10 रुपये में वो क्या मिलते हैं? 10 सेब मिलते हैं। ठीक है, तो मुद्रा की वैल्यू घटी, समझ पा रहे हो? एक तरफ तो मुद्रा की परचेजिंग, जो खरीदने की शक्ति है वो घट गई, ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा पैसे का मतलब क्या है कि भाई मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? पहले 4 रुपये में 10 चीज़ें मिलती थी, ठीक है, अब वो क्या हो रहा है? अब 10 रुपये में 10 चीज़ें मिल रही हैं। तो एक तरफ मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता है वो घट गई है और मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये कहाँ है? आमाशय रस में उपस्थिति किसकी मिलती है? हड्डियों में किसका क्या होता है? हड्डियों में देखो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, सबको पता है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। दूध में खट्टा क्या होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और हमारे जो पेट में गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है? HCl होता है, हाइड्रो HCl। ठीक है, ये करते रहना। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो था, संस्करण नहीं होते, सूक्त बोले गए हैं उनको। क्या बोलते हैं? सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में 128 सूत्र हैं, ये भी सही बात है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। तो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति का आप बताओगे ये वाला, मैंने सारा कराया था कवर आपको। तो आर्टिकल 52 में क्या है? इन नॉट मैच पूछ रहा है। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में मिलता है? 54 में। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। ये सही नहीं है। 50 ये क्या है? मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सही बात है। 154 में क्या है? राज्य की कार्यकाल पर शक्तियाँ। और 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। जैसे केंद्र का महाधिवक्ता होता है ना 148 में, ऐसे ही राज्य का महाधिवक्ता है 165 में। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है। करते रहना प्लीज़ इसको, और रिवीजन करते रहना। बाकी रिवीजन के लिए चाहे जीएस हो चाहे सोशियोलॉजी हो, सारी प्लेलिस्ट खंगाल डालो और 2-2 बार कर डालो भाई। 1.5 की स्पीड पर, 2 की स्पीड पर, बहुत काम की है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।